हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो वही आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएसई का वन बीपीएसई वन बीपीएसई 145 का यूनिट 5। तो इस बुक के अंदर हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमारे कुछ स्पेशल प्रोविजंस जानेंगे कि भाई देखो, नॉर्थ स्टेट्स को अलग से कुछ प्रोविजन हमने दिए हुए हैं। तो कौन कौन से वो प्रावधान है, क्या बोलते हैं अरे प्रोविजन को, प्रावधान जो भी बोलते हैं, मेरे से बोला नहीं जा रहा है। मतलब मन में पता है क्या बोलते हैं, लेकिन हिंदी का वर्ड पता नहीं मन में पता है क्या बोलते हैं। प्रावधान कुछ ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस जो होते हैं उनको देखने वाले हैं। ठीक है, ओके जी। तो करते हैं स्टार्ट अपने इस यूनिट को, जहां पे हम स्पेशल प्रोविजंस पढ़ेंगे नॉर्थ स्टेट के लिए। तो पहले तो इंट्रो पढ़ेंगे, देन उसके बाद एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया क्या होता है, आज तक आपको नहीं पता है तो अब पता चल जाएगा। ये क्राउन कॉलोनी क्या है भाई, ये नया वर्ड हम आज ये जानने के लिए, ये जो वर्ड है इसके बारे में जानेंगे। कुछ स्पेशल प्रोविजंस की बात करेंगे, कैसे कौन कौन से प्रावधान है जिनकी बात हम करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रो से। देखो भाई, इंडिया ना अब एक बहुत बड़ा देश है, सबको पता है, बिल्कुल है भाई, इसमें तो कोई नई बात है नहीं। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, बिल्कुल है। यहाँ पे हमको अलग अलग रीजन दिखता है, बिल्कुल दिखता है। इस रीजन के अंदर अलग अलग लेवल ऑफ डेवलपमेंट है भाई। जितना डेवलपमेंट हरियाणा में है, उतना डेवलपमेंट केरला या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, सबके अंदर अगर देखें, स्टेट्स के अंदर अलग अलग डेवलपमेंट हमको दिखता है। कोई स्टेट ज्यादा डेवलप है, कोई स्टेट कम डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो रीजन है इंडिया के अंदर, जो डाइवर्स रीजन है, वहां पे हमको डेवलपमेंट भी अलग दिखता है। यहाँ पे जो लोग हैं वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। उनका ट्रेडिशन अलग है, उनका कस्टम अलग है, बिल्कुल है। कोई बंगाली है और मैं हरियाणा की हूँ, मेरी लैंग्वेज अलग है, बिल्कुल है। उसका ट्रेडिशन अलग है, बिल्कुल है। खाने पीने का जो वो है वो बिल्कुल है, ड्रेसअप वो अलग है। तो मतलब बिल्कुल अलग हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो एक ऐसा रीजन है जहां पे हमारी 8 स्टेट आती है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय। ठीक है, इन 8 स्टेट के अंदर भाई इनका अलग ही कल्चर है, इनका यूनिक कल्चर है, इनका जो वे ऑफ लाइफ है वो भी यूनिक है। अब इतने यूनिक कल्चर और इतने वे ऑफ लाइफ को, यूनिक को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसलिए इंडिया के संविधान के अंदर हमने इनको कुछ स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल रूल्स डाले हुए हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इनके कल्चर, इनके ट्रेडिशन, इनके नेचुरल रिसोर्सेज, इनके पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे संविधान में क्या है, अलग से कुछ प्रोविजंस डाले हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि प्रोविजन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तभी था, नहीं। जब 200 साल तक हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल कर रहे थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी ट्राई करा उनके लिए स्पेशल लॉ बनाने के लिए। भाई किन के लिए? तुम्हारे लिए नहीं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए। ठीक है, तुम तो भाई मस्त रहो। तो स्पेशल लॉ किसके लिए बनाए? नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए। क्यों? क्योंकि उनको लगा यार इनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या उन्होंने ऐसा करा, देखो, इनर लाइन रेगुलेशन बनाया कब? 1873 के अंदर। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बनाया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और 35 के अंदर उनको अलग से कुछ प्रोविजन डाला उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम वही स्पेशल लॉज के बारे में पढ़ेंगे, वही स्पेशल रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के लिए अलग से हमने रूल्स वगैरह डाले हुए, वो क्या क्या रूल्स है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। भाई अब तक तब पकाऊबाजी खत्म होती है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अपने ध्यान के, दिमाग के चक्षु को अब खोल लो, क्योंकि अब मेरे को ढंग से सुनना है। यहाँ से आपका पेपर का कंटेंट स्टार्ट होता है। एक्सक्लूडेड एंड पार्सली एक्सक्लूडेड एरिया, ये क्या होता है? ये क्या होता है? तो एक्सक्लूडेड एंड पार्सली एक्सक्लूडेड एरिया के बारे में जानना है तो आपको ब्रिटिश रूल के टाइम पे जाना पड़ेगा। याद करो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे ऊपर रूल कर रही थी, तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर अलग से कुछ स्पेशल लॉ बनाए। ठीक है, ये जो ब्रिटिश के लॉ थे, ये काफी मतलब इन्होंने क्या करा, असम को दो एरिया के अंदर डिवाइड कर दिया, एक प्लेन एरिया, एक हिली एरिया। ठीक है, उन्होंने क्या करा, नॉर्थ ईस्ट मतलब असम को दो एरिया के अंदर डिवाइड कर दिया, एक प्लेन एरिया, एक हिली एरिया। बाद में जो ये हिली एरिया है, इसका ही पार्ट बनता है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये स्टेट इस हिली एरिया से निकलते हैं। उस टाइम पे मणिपुर और त्रिपुरा तो प्रिंसली स्टेट थे, मतलब राजा वगैरह रूल कर रहे थे। सिक्किम तो अलग से अपना एक देश था। तो कौन बचा? असम बचा। ठीक है, अब असम ही हमारा पूरे नॉर्थ ईस्ट का वो आ जाता है। ठीक है, उसके असम से ही तो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश निकला है। तो अलग से तो कोई स्टेट रहा नहीं, क्योंकि मणिपुर त्रिपुरा क्या है, प्रिंसली स्टेट है। सिक्किम अलग से देश था उस टाइम पे। तो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट इसके अंदर कवर होता है। तो हिली एरिया हमारा क्या था, उसको डिवाइड कर दिया।
अब ब्रिटिश ने देखा कि भाई देखो हिली एरिया मतलब जो असम का हिली वाला एरिया है इसको डायरेक्टली कंट्रोल करना तो पैसा बहुत लगेगा, ठीक है। जब अपने को लगता है ना खर्चा यार ज्यादा हो रहा है तो अपन खर्चा कर देते हैं, लेकिन ब्रिटिश लोग यार बड़े कंजूस थे, उनको बस पैसा चाहिए था, वो खर्च करने में बहुत ही किल्लत दिखाते थे। तो उन्होंने क्या करा कि देखो भाई इतना पैसा यहाँ पे खर्च नहीं करेंगे क्योंकि अपने को कुछ पैसा मिलने का नहीं है, तो इसलिए यहाँ पैसा लगाना बेकार है। तो उन्होंने डिसाइड करा इस एरिया में ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत है ही नहीं है, जो अपन को कुछ जेब में कुछ पैसा ही नहीं आने का है, सारा जाने का है, तो क्या करने का है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अलाउ करा लोकल लोगों को कि हाँ भाई ठीक है, जो तुम्हारा सिस्टम है उसको फॉलो करो, जो तुम्हारा गवर्नेंस का सिस्टम है उसको फॉलो करो, यहाँ पे हम पैसा वैसा नहीं लगाएंगे क्योंकि अपने को कुछ मिलने का नहीं है, ठीक है। तो जो लोग थे हिली के उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि बाहरी लोग आए और हमारे ऊपर रूल करे, तो उनको पसंद भी नहीं है और ऊपर से पैसा भी ज्यादा लगता, ठीक है। तो इसलिए ब्रिटिश लोगों ने ट्राई भी करा, उन्होंने अटेम्प्ट भी करा कि वो इंटरफेयर करे किसी हिली वाले एरिया में, लेकिन हुआ क्या, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हुआ, लोगों ने विरोध कर डाला, ठीक है। अब ब्रिटिश ने क्या करा, हिली एरिया को पूरा उनके हाथ में ही छोड़ दिया कि भाई अपने कस्टमरी लॉस को, जैसे तुमको अपने लैंड इनहेरिटेंस फॉरेस्ट, जैसे तुमको अपने डिस्प्यूट वगैरह सॉल्व करने खुद करो, हम तुम्हारे बीच में फंसने ही नहीं वाले, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक्ट बनाया 1919 का, जहां पे बैकवर्ड एरिया उसको घोषित कर दिया, और 1990 1990 सॉरी 1935 वाला एक्ट जिसके अंदर एक्सक्लूडेड एरिया और पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया के अंदर आसाम में उसको घोषित किया, ठीक है भाई, उस नाम से उसको जाना, ठीक है। अब ये एक्सक्लूडेड एरिया, पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया क्या था, ये हिली एरिया है, क्या है, हिली एरिया। अब हिली एरिया को उन्होंने दो हिस्सों में बांटा है, दो नहीं तीन हिस्सों में बांटा था वैसे पूरे असम को। एक्सक्लूडेड एरिया मतलब जहां पे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है असम की लेजिस्लेचर, एक ऐसा एरिया, असम की मतलब असम का एक ऐसा इलाका जहां पे किसी भी तरह का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है असम की लेजिस्लेशन के अंदर, यहाँ पे गवर्नर डायरेक्ट कंट्रोल करेगा, ठीक है भाई। उसके बाद ब्रिटिश लॉ और कोर्ट इतना इंटरफेयर नहीं करेंगे इनके मामले के अंदर, ठीक है, मतलब वो अप्लाई नहीं किए जाएंगे, जो ब्रिटिश लॉ वगैरह बना रहे, जो ब्रिटिश के कोर्ट्स है वो लोग अपने आप खुद संभाले। पार्शली एक्सक्लूडेड एक ऐसा एरिया जिनका थोड़ा बहुत कनेक्शन है लेजिस्लेचर के साथ, मतलब रिप्रेजेंटेशन थोड़ा बहुत है, वहां पे तो ना के लिए था, उनको असेंबली में जाना ही पसंद नहीं है, वो बोलते हैं यार अपने को पसंद नहीं है, अपना तो बस जो लीडर है वही है, ठीक है, अपना जो हेड है वही है, जो हम बनाते हैं अपने कबीला वाला हेड वही होगा, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश जो है पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया में जहां पे थोड़ा बहुत लेजिस्लेशन के अंदर कनेक्शन दिखता है वहां पे वो इंटरफेयर करेंगे। तीसरा था हमारा ट्राइबल एरिया, जहां पे ब्रिटिश कंप्लीटली रहेंगे और अपना पूरा खुद का वहां पे लॉ वगैरह अप्लाई करेंगे। तो असम को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो ब्रिटिश ने देखा कि नॉर्थ ईस्ट के लोग प्लेन और हिली एरिया के अंदर रह रहे हैं, तो उनको अलग से ट्रीट किया जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने हिली एरिया को यूजली एक्सक्लूडेड एरिया के अंदर बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा ब्रिटिश के टाइम की पॉलिसी रही, किसको लेकर, नॉर्थ ईस्ट को लेकर। अब चलते हैं क्राउन कॉलोनी क्या है। देखो हम ना थोड़ा सीक्वेंस में चल रहे हैं, अभी हम ब्रिटिश टाइम की बात कर रहे हैं, जब ब्रिटिश इंडिया के ऊपर रूल कर रहे थे तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या क्या करा, ठीक है। उन्होंने कहाँ पे एक्सक्लूडेड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया ये पॉलिसी लेकर आए, कैसे उसको घोषित कर दिया, ठीक है। अब ये क्राउन कॉलोनी क्या है, तो ब्रिटिश के टाइम की बात करें, फिर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्राविधान है उनकी बात करेंगे, ठीक है। ओके जी। तो भाई देखो ब्रिटिश बिलीव करते हैं कि ट्राइबल लोग जहाँ जिस एरिया में रहते हैं उनको अलग से प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि उनको भाई वो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको नहीं पसंद, उनको आज की टेक्नोलॉजी एआई टूल के बारे में नहीं पता है, ठीक है, कि लैपटॉप ये क्या होता है उनको उतना जानना ही नहीं है, वो अपना जैसे जिंदगी जी रहे हैं जंगलों में वो ऐसा ही अपना नेचर के साथ रहना चाहते हैं। उनको नहीं पसंद बाहरी कोई आए उनके सामने टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करे, नहीं पसंद भाई, वो बिल्कुल एक्सक्लूड होके रहना चाहते हैं, सोसाइटी से बिल्कुल आइसोलेट होके रहना चाहते हैं। तो भाई उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उनके उनका जो जंगल है उसको कोई और ना काट डाले, उनके सिस्टम में कोई इंटरफेयर ना करे, इसलिए उनको अलग से स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है, बिल्कुल है। तो इसलिए वो लेकर आए अलग से एक प्लान नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए। मेनली इन्होंने बोला कि कुछ म्यांमार का पार्ट और कुछ असम वाला, इसको हम बनाएंगे क्राउन कॉलोनी। अच्छा जी, बोले क्राउन कॉलोनी ये कौन लेकर आए, एन आई रेड्डी जो कि गवर्नर थे किसके, असम के। बोले ये क्राउन कॉलोनी आएगी, एक ऐसी कॉलोनी होगी जिसके ऊपर ब्रिटिश का कंट्रोल होगा। अच्छा जी, कैसे होगा, बोले जब भारत आजाद हो जाएगा ना तब भी ये वाला क्राउन कॉलोनी वाला इलाका जो असम और कुछ पार्ट किसका, म्यांमार का, इसके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल रहेगा ब्रिटिश का, मतलब ये कभी आजाद नहीं होगा। अगर भारत भी आजाद हो जाता है ना तो उसके बाद भी इसके ऊपर ब्रिटिश का कंट्रोल होगा। ये प्लान था सीक्रेट, ये प्लान था सीक्रेट, इसको कॉपलैंड प्लान भी बोलते हैं, क्योंकि इसको रीजनल कॉपलैंड ही लेकर आए थे। लेकिन बाद में क्या होता है, जब ब्रिटिश उसको ईस्ट सॉरी
हमारी आईएनसी पार्टी को पता चलता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को पता चलता है, बोले क्या बोल रहे हो यार तुम, अपना पूरा भारत है, तुम भारत के कुछ पार्ट के ऊपर कैसे कंट्रोल कर सकते हो। बोले ना 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 ना, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया आईएनसी ने। असम के ट्राइब्स ने इस चीज को एग्री नहीं करा, बोले हम तो किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं चाहते, तुम हमको इंडिपेंडेंट करो भाई, हमको नहीं चाहिए किसी का भी कंट्रोल। तो लोगों ने इस चीज को लेकर क्या करा, अपना डिसएग्रीमेंट दिखाया। फिर उसके बाद एंड्रिक लू आते हैं, जो कि गवर्नर होते हैं असम के, वो बोलते हैं यार क्या लेकर आ रहे हो। बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ो छोड़ो ये तो एक अफवाह हो गई। बोले नहीं ऐसा कोई प्लान नहीं है, कैंसिल करते इस प्लान को। ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, बिल्कुल बनी। उन्होंने डिसाइड करा हाँ भाई ठीक है, ब्रिटिश लोग ठीक बोले कि प्रोटेक्शन चाहिए, लेकिन प्रोटेक्शन चाहिए इसके लिए ये थोड़ी नहीं तुम क्राउन कॉलोनी बना दो, ब्रिटिश कंट्रोल करेंगे वहां पे प्रोटेक्शन देंगे, नहीं, प्रोटेक्शन हम भी दे सकते हैं। बच्चे पालने नहीं, सॉरी, मतलब एक तरीके से प्रोटेक्शन देना तुमको ही नहीं हमको भी आता है। ठीक है, तो बोले कि हम अपने आप देख लेंगे अपना प्रोटेक्शन, तुमने एक्सक्लूडेड पार्सली एक्सक्लूडेड एरिया के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है, अब उसको ट्राइबल एरिया हम बोलेंगे, और इस ट्राइबल एरिया के अंदर अलग से प्रोटेक्शन देंगे अपने शेड्यूल 6 के अंदर। ठीक है, और जो कि हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया भी है। तो ये कहानी रही हमारी ब्रिटिश इंडिया की। अब चलते हैं हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए हुए उनके कुछ स्पेशल प्रोविजंस के लिए। देखो भाई, भारत का संविधान जो कि स्पेशल प्रोविजन देता है किसके लोगों के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए, उनके कल्चर, उनके लैंड, उनके फॉरेस्ट, उनके ट्रेडिशनल लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सेफ गार्ड करने के लिए। अब ये जो प्रोटेक्शन उनको मिलती है 6 शेड्यूल के थ्रू मिलती है, इनर लाइन परमिट के थ्रू मिलती है, आर्टिकल 371 ए से लेके आर्टिकल 371 एच के थ्रू मिलती है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन इन आर्टिकल्स या इन प्रोविजन के थ्रू उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। अब एक एक करके इन सभी को पढ़ते हैं। तो पहला 6 शेड्यूल मैंने आपको बीपीएससी 102 के अंदर डिटेल में पढ़ाया है, नहीं याद तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 6 शेड्यूल और आर्टिकल 244 के अंदर साफ सीधा लिखा हुआ है कि शेड्यूल 6 जो है, मतलब शेड्यूल 6 के अंदर वहां पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट रीजन उसको बोला जाता है। ये क्या है देखो भाई, बोला ये तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, तो उन्होंने बोला यार इन ट्राइबल लोगों को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। तो इसलिए हम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनोमस रीजन बनाते हैं। ये ऑटोनोमस रीजन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट क्यों बोला जा रहा है भाई, इनके पास पावर है। किस चीज की पावर है, इनके पास पावर है रूल करने की, इनके पास पावर है अपना खुद का लेजिस्लेचर का, लॉ बनाने का, इनके पास पावर है अपनी खुद की जुडिशरी है। ठीक है, लॉ बनाना, जुडिशरी का काम करना, एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, इनके ऊपर कोई अलग से बाहरी गवर्नमेंट आके कंट्रोल नहीं कर रही है, वो सेंटर का इतना कंट्रोल नहीं है। ये इनकी खुद की डिस्ट्रिक्ट जो रीजन है ना, जो काउंसिल है, वो खुद अपने आप संभालती है सारे सामान को। तो इसलिए असम के अंदर नॉर्थ चाचर हिल, कार्बी एंग्लोन और बोडोलैंड, ये क्या है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और रीजन है। मेघालय, खासी हिल, जैंतिया, गारो, ये रीजन कौन से ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है। मिजोरम के अंदर चकमा, मारा, ले, और त्रिपुरा के अंदर कौन है, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया। ठीक है, तो 4 स्टेट के अंदर ये सारी हमने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस रीजन बनाया हुआ है, जिनके पास अपनी खुद की लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव पावर है। ये अपने लोग खुद बनाते हैं और खुद ही इंप्लीमेंट करते हैं और अपनी जुडिशरी के हिसाब से खुद ही संभालते हैं। ये जो यहाँ पे क्या है, इस एरिया के अंदर डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल है, ये सभी के सभी लैंड, फॉरेस्ट, मैरिज, इनहेरिटेंस, टैक्स से रिलेटेड लॉ बनाते हैं। ट्रेडिशनल जो चीफ होता है उसको अपॉइंट करते हैं, और लोकल कस्टम जितना भी ट्रेडिशन होता है उनको मैनेज करते हैं। गवर्नर के पास पावर है नई डिस्ट्रिक्ट बनाना, जितने भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट उनको लगता है कि जरूरत है तो बना सकते हैं, या नेम चेंज करना है, बाउंड्री चेंज करना, वो कर सकते हैं। और जो ट्राइबल एरिया है वो आते हैं हमारे शेड्यूल किसके अंदर, 5th के अंदर, जैसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात के अंदर। ठीक है, शेड्यूल 6 के अंदर तुमको 80 mm रखना है। 80 mm मतलब असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, ये 3 स्टेट की ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आती है किसके अंदर, 6 शेड्यूल के अंदर। और बचा हुआ जो एरिया है जहां पे ट्राइबल लोग रहते हैं उसको शेड्यूल एरिया बोलते हैं। उसको हम ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, ऑटोनॉमस काउंसिल, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, ऑटोनॉमस क्या नहीं बोलते हैं, एरिया नहीं बोलते, उसको शेड्यूल एरिया बोलते हैं। वहां पे भी ट्राइबल रह रहे हैं, यहाँ पे भी रह रहे हैं, लेकिन इनका अपना खुद का सिस्टम है। ट्राइबल एरिया, ये शेड्यूल एरिया के अंदर इतना कुछ नहीं होता। ठीक है, दूसरा आता है इनर लाइन परमिट। ये क्या है, देखो इनर लाइन परमिट मतलब बाहरी लोगों को रोकता है एंटर करने में इनके एरिया में। मतलब तुम विदाउट परमिशन के नॉर्थ ईस्ट में जाके वहां पे लोगों से जाके मिल नहीं सकते हो, उनके एरिया के में अंदर नहीं जा सकते हो। क्यों, क्योंकि इससे उनका लैंड आइडेंटिटी रिसोर्स प्रोटेक्ट नहीं होगा। जाके तुम रहने लगोगे तो भाई तुम अपनी चीजें वहां जाके इंट्रोड्यूस करोगे, तो लोकल कम्युनिटी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, तो इसलिए इनको प्रोटेक्शन दी जाती है। आईएल सिस्टम स्टार्ट हुआ था बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 एक्ट से। ठीक है,
जहाँ पे स्टेट आईपीएस जो आईएलपी है वो किस-किस स्टेट के लिए है? अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, नागालैंड, मणिपुर 2019 से और नॉर्थ चाचर हिल कहाँ पे? असम के अंदर। मतलब यहाँ पे आईएल चर्च होते हैं। फिर चलते हैं हम आर्टिकल 371 ए से लेके आर्टिकल 370 एच से। इसमें क्या है? देखिए यहाँ पे हमसे अलग से एक्स कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोटेक्शन दे रखी है किसको? नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को। आर्टिकल 371 ए नागालैंड पे इम्प्लीमेंट होता है। बोलते हैं कि देखो पार्लियामेंट कोई भी लॉ वगैरह अप्लाई नहीं कर सकता है कहाँ पे? नागालैंड के अंदर। जब तक नागालैंड की असेंबली खुद अप्रूव नहीं करेगी तो वहां पे वो लॉ अप्लाई नहीं किया जाएगा। नागा कस्टम, नागा रिलीजन, उनके लॉ, ऑनरशिप, जस्टिस वगैरह उनके अकॉर्डिंग चलेंगे। गवर्नर के लिए अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है लॉ और ऑर्डर की। ठीक है। आर्टिकल 371 बी ये असम से रिलेटेड है। यहाँ पे बोला जाता है एक स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी ट्राइबल एरिया के लिए असम असेंबली के अंदर। ठीक है। इसको कौन करेगी? असम असेंबली सेटअप करेगी इस कमेटी को। आर्टिकल 371 सी ये मणिपुर की बात करता है कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? एक कमेटी बना सकता है हिली एरिया के लिए। और गवर्नर हमेशा क्या करेगा? रिपोर्ट सबमिट करेगा एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर कि मणिपुर के अंदर कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। आर्टिकल 371 एफ ये क्या करता है? सिक्किम के लिए ये अलग से स्पेशल रूल लॉज ये रूल्स बनाता है वहां की कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। और बोला जाता है कि एटलीस्ट 30 सीट तो स्टेट असेंबली के अंदर होनी चाहिए। फिर उसके बाद आर्टिकल 371 जी मिजोरम के लिए बात करते हैं। बोलते हैं पार्लियामेंट जो लॉ है वो अप्लाई नहीं किया जाएगा जब तक अप्रूव नहीं होता। ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल 371 एच अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं कि जो गवर्नर उसके पास अलग से पावर है वहाँ के लॉ और ऑर्डर्स को लेकर वो संभाले और असेंबली के अंदर एटलीस्ट 30 सीट्स होनी चाहिए। तो ये अलग से कुछ हमने क्या दिए हुए आर्टिकल्स डाले हुए या फिर अलग से कुछ प्रोविजन डाले हुए नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? पहले हमने एटीएमएम पढ़ा जहाँ पे हम सिर्फ शेड्यूल की बात करी। फिर उसके बाद नहीं सिक्स शेड्यूल की बात करी। फिर उसके बाद फिफ्थ शेड्यूल जो कि शेड्यूल एरिया वाला है। फिर उसके बाद इनर परमिट लाइन वाला देखा। फिर उसके बाद आर्टिकल 371 ए से लेके एच तक तो हमने कुछ प्रावधान की बात करी। अब चलते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट। अब ये क्या है? देखो जितना भी नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट है ना वो सभी के सभी उनको ट्रीट किया जाता है एज अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट की तरह। मतलब जो ज्यादा से उनको सेंट्रल फंड करेगी टैक्स बेनिफिट उनको मिलेगा। रिक्वायरमेंट क्या होती है? मतलब अगर कि आपको ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस चाहिए तो उसके लिए हिली और टफ रेन एरिया पे तुम होने चाहिए। लो पॉपुलेशन होनी चाहिए, ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन होनी चाहिए और बॉर्डर जो होना चाहिए अदर कंट्री के साथ तुम्हारा मिलना चाहिए। फाइनेंशियल बेस कम होना चाहिए। मतलब तुम इकोनॉमिकली डेवलप हो भाई, बढ़िया एकदम अच्छे से डेवलप हो रहे हो तो किस लिए तुमको स्पेशल से ट्रीट किया जाए? हाँ पिछड़ा वाला इलाका है जहाँ पे जनजाति वाले लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे अलग से उनको अलग से चाहिए ना प्रोटेक्शन। नॉर्थ ईस्ट स्टेट को कब ये स्टेटस मिला है? तो असम नागालैंड को 1969 के अंदर मिला था। 1972 के अंदर मेघालय मणिपुर त्रिपुरा को मिला था। 1975 के अंदर सिक्किम को मिला था। 1987 के अंदर मिजोरम अरुणाचल प्रदेश को मिला था। और भी हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड जम्मू कश्मीर डिमांड कर रहे हैं कि उनको भी मिलना चाहिए और देखते हैं इनकी डिमांड कब तक पूरी होती है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं को दिक्कत परेशानी तो मेरे को बताने का है। बहुत ही ईज़ी है यार, तुमको ये प्रोविजंस वगैरह याद करने पड़ेंगे। इसके लिए कोई जादू मंत्र नहीं है, कोई टुकटा-वुकटा नहीं है भाई, अपने आप याद करो, हो जाएगा। 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, अपने आप सारी चीज़ें याद होती चली जाएँगी। ठीक है? सो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं को दिक्कत परेशानी तो मेरे को बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। ऑल द वेरी बेस्ट। जय श्री राधे राधे।